बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं फराह और मैं हमजा। हम दोनों आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में, जहाँ पर आज हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, जिसमें एक बात, चूँकि स्कूल खुल रहे हैं और बच्चे स्कूल जो है, अब तो सारे ही बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना। पहले तो बड़े जा रहे थे, फिर उससे छोटे जा रहे थे, अब सबसे छोटे। तो अब जो है सही गहमा गहमी रौनक ज़िंदगी की बहाल हो रही है। और ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फार्मूला है हमजा। क्या फर्क? अरस्तू ने कहा था कि ज़रूरी नहीं कि जो रेस जीतते हैं वो लोग हों जो कि सबसे बेहतरीन हो सकता है वो लोग हों जो कि वो सबसे ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज हो, सबसे ज़्यादा कोशिश करने वाले हो, सबसे ज़्यादा हिम्मत करने वाले हो। तो ज़िंदगी की नहीं, बड़ा खूबसूरत फार्मूला है। हमने देखा बैक बेंचर्स बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो बड़े हाई अचीवर्स और बड़े अच्छे ग्रेड्स वाले होते हैं, वो पीछे कहीं नज़र आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात जो बैक बेंचर्स होते हैं उनकी मुसलसल मेहनत शामिल होती है, उनके अंदर कोई ऐसा टैलेंट एंड अपॉर्चुनिटी होती है जो उन्हें आगे ले जाती है। बैक बेंचर्स के अंदर ना एक और भी बड़ी अच्छी बात होती है। फरा, आप शायद बैक बेंचर नहीं होंगी, मैं बैक बेंचर रहा हूँ। मैं ये बता सकता हूँ, वो जो पीछे बैठे होते हैं ना, वो सबको नोटिस कर रहे होते हैं और सबकी कोई ना कोई चीज़ पिक कर लेते हैं। तो शायद एक लम्हा ऐसा आता है कि उनको सबका थोड़ा थोड़ा आता होता है और वो आगे निकलने की कोशिश करते हैं और शायद आगे निकल भी जाते हैं। बाकी सारे एक ही जगह पे, जो खासतौर पे कहा जाता है ना कि जो थीटे होते हैं, जो ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं, वो सिर्फ पढ़ाई में ही रहते हैं। थीटे भी कहते हैं? थीटे कहा जाता है। अच्छा, ये लफ्ज़ मैंने जो है ये पहली दफ़ा सुना है। अच्छा, लेकिन हमजा, इम्पॉर्टेंट ये है कि ज़िंदगी की रेस में भागते रहना चाहिए। यही वो कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर ये मेरे ख्याल स्कूल्स भी खोले जा रहे हैं कि तातुल रुक जाना। कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी हुई है ना बचपन में, उसमें जहाँ पर ये था कि वो बड़ा अपने ऊपर से फ़ख्र हो गया था या गुरूर हो गया था, वहाँ ये भी था कि वो अपनी एफर्ट्स जो उसकी मुस्तकिल नहीं थी, जबकि कछुए की मुस्तकिल एफर्ट्स थी तो पहुँच ही गया था। बिल्कुल, चलते रहे मंजिल तक पहुँच जाएंगे। और कछुआ तो पहले पहुँच गया था, तो आप पहले भी पहुँच सकते हैं, परेशान नहीं होना। सबसे पहले फरा टॉप स्टोरीज पे चलते हैं। मुल्क भर में प्राइमरी स्कूलों में क्लासेस शुरू हो गई। वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि फैसला तमाम सूबों की मुशावरत से किया गया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मैदान में आने का फैसला कर लिया। ऑपोजिशन इत्तेहाद का कोयटा में 11 अक्टूबर को पहला जलसा करने का ऐलान। भारत का घिनौना चेहरा दुनिया को दिखाना जुर्म बन गया। भारत ने एमिरेट्स इंटरनेशनल को मुल्क में काम करने से रोक दिया। तंजीम के बैंक अकाउंट भी मुंजमद कर दिए। तो जी जनाब, वैसे तो फरा बच्चे शरारतें करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन माँ बाप को आज यूनिफॉर्म में बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, सबको ही अच्छे लगते हैं। वो ना वो एक ख़ास किस्म की मासूमियत आ जाती है जैसे ही बंदा यूनिफॉर्म पहनता है। लेकिन छुट्टियाँ कितनी भी हो हमजा, ख़त्म हो ही जाती हैं। और छुट्टियों के ख़त्म होने का एहसास सब लोगों में एक जैसा होता है। अभी हम जो बात कर रहे थे कि भागते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, ये जब सुबह सुबह उठना पड़े तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन यही हिम्मत जो है बहुत ज़रूरी होती है। ये फैसला और फरा अक्सर बात करती हैं, फरा कहती हैं कि रूटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रूटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब जो रूटीन है माओं की ख़ास तौर पे, वो मुकम्मल तौर पर बच्चों के साथ वाली फिक्स हो गई है। बच्चे फरा कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, क्या बच्चे कह रहे हैं, वो ज़रा सुन लेते हैं बच्चों की ज़ुबान। अब स्कूल आ गए हैं, हमारी बहुत ज़्यादा छुट्टियां हो गई थी और हम खुश हैं। और इसके साथ अब हम अपनी फ्रेंड से मिलेंगे और एंजॉय करेंगे, साथ में पढ़ेंगे। हमें बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत देर से स्कूल बंद थे, अब स्कूल खुले हैं, हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ी सी सैड हूँ, मगर मुझे स्कूल आने में बहुत मज़ा आता है। मुझे इतनी एक्साइटेड थी कल कि मैं स्कूल जाऊँगी, पढ़ूँगी, अपनी टीचरों से मिलूँगी, इतना मज़ा आएगा मुझे। दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन बस अम्मी ने उठाया है तो अब स्कूल जाना ही होगा और बस क्लास में काम करेंगे और स्कूल का यही काम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जी बहुत खुशी हो रही है कि माशाल्लाह 6 माह बाद बच्चे आज स्कूल आए हैं। बच्चों को तो जो SCBS के वाले से जो है ना सी के कार है, वो सारा कुछ इनको बता दिया है और किसी से कुछ चीज़ नहीं लेनी, हाथ नहीं मिलाना और पानी वगैरह, खाना, हर चीज़ नाश्ता जो है इनके साथ लेकर आए हैं।
अच्छा, ये अब ये ना कहना कि मैं पिक कर रही हूँ, लेकिन देखो जितनी लड़कियां आई हैं हमजा, सबने कहा हम बड़ी खुश हैं, टीचर से मिलने पे भी खुश हैं। वो जो लड़का है वो कह रहा है कि जाना तो पड़ेगा, अब दिल तो नहीं कर रहा। ये मेरी लीग का बच्चा था, और एक बच्ची ने भी ये बात की, थोड़ी सी सैड हूँ, तो वो ये दोनों बच्चे ना मुझे मेरी लीग के लग रहे थे, बाकी मुझे फरा की लीग के लग रहे थे। तो शुक्र है मेरी लीग के बच्चे भी आए। पिछले जो दोनों मरहले थे ना, उसके अंदर कोई बच्चा ऐसा नहीं था जो कह रहा हो कि जी कि हम खुश नहीं है। लेकिन जिस बच्चे ने ये कहा ना कि वो टीचर से मिलने का मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है, मेरा दिल किया कि काश उनकी टीचर मेरे सामने तो मैं उसे हक करूं, इसलिए कि टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो बच्चों के अंदर लगन, शौक, हिम्मत, वलवला, जज्बा इसको जगाए रखे, उनको एक आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस देते रहे। ये जो टीचर्स बहुत स्नब करते हैं और मारपीट करते हैं ना, यकीन करें अगर आप किसी बहुत अच्छे स्कूल में भी पढ़वा रहे हैं लेकिन वहाँ पर ये जो रवैया है वो ये है, तो आपके बच्चे का कभी भी वो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप नहीं होगा। थैंक्स टू माय टीचर्स जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक बैठे हैं, यहाँ तक पहुँचे। और फरा बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि हम अपने असातिज़ा को जब हम भी याद करते हैं, इवन असातिज़ा जब अपने असातिज़ा को याद करते हैं तो उन असातिज़ा को याद किया जाता है, और तशक्कुर के एहसास के साथ उनको याद किया जाता है जो बड़े हम्बल होते हैं, उनसे बड़ी मोहब्बत कर रहे होते हैं, शफकत कर रहे होते हैं, फिर सिखा रहे होते हैं। खैर, तमाम असातिज़ा जो है हमारे लिए बड़े काबिल जो है और होने भी चाहिए। ये फैसला NCOC का जो कि कल किया गया है, जहां वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने प्राइमरी स्कूल खोलने का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला तमाम सूबों की मुशावरत से किया गया। हालांकि कोरोना के केसेस जो हैं वो मुल्क में बतदरीज बढ़ रहे हैं और जो एक्सपेक्टेड थे, लेकिन शुक्र है खुदा का कि अभी मामला जो है वो कंट्रोल में हैं और रहने चाहिए, एहतियात बहुत ज़रूरी। जिस तरीके से सईद गानी साहब ने भी ये कहा था कि केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, टेस्ट ज़्यादा किए जा रहे हैं क्योंकि सैम्पलिंग ज़्यादा हो रही है, तो शरह वहीं पर है। अल्लाह करे कि बच्चे जा रहे हैं तो ये महफूज रहें, हमारे बच्चे बिल्कुल महफूज रहें, और जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। फरा, हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लाहौर में ही चलेंगे क्योंकि लाहौर में हम हैं इस वक्त, तो लाहौर में हमारे साथ जो है शाहिद चौधरी साहब हैं। शाहिद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या सूरत हाल है इस वक्त लाहौर के स्कूल्स में? शाहिद से भी जानते हैं वैसे कराची, और हमारे साथ ना इस्लामाबाद से भी मौजूद है। मरियम इस्लामाबाद से, कराची से शराज हैं, तो फिर शायद ओवर टू यू। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फ़रा, बहुत शुक्रिया हमज़ा, और वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त मैं स्कूल के अंदर मौजूद हूँ। नन्हे मुन्ने से मासूम बच्चे जो हैं वो स्कूल के हैं, फरिश्ता सिफ्त मासूम बच्चे, बहुत खूबसूरत किस्म का कलरफुल यूनिफॉर्म पहने हुए, अपना मास्क लगाए हुए, हैंड सैनिटाइज़र किए हुए, समाजी फासले का ख्याल रखते हुए इस वक्त स्कूल के अंदर मौजूद हैं। और टीचर्स की जानिब से, वालिदैन की जानिब से जो है वो खुशी का इजहार भी किया जा रहा है। जो खदशात थे वालिदैन के, उनकी जाने से साथ दुआएँ भी दी जा रही हैं कि अल्लाह करे ये कोरोना की वबा जो है ये मुस्तकिल तौर पर खत्म हो जाए। और मेरे साथ नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे भी मौजूद हैं, मैं चाहूंगा इनसे भी इनके ख्यालात का इजहार करते हैं, इनसे बात करते हैं। जी बेटा बताइएगा कैसा लग रहा है आपको? हमें स्कूल आने में बहुत अच्छा लगता है। हमें टीचर सैनिटाइजर देती हैं, हम करते हैं, और हम सैनिटाइजर करके सारे लोग सैनिटाइजर लगाएं, कहीं भी जाने से पहले सैनिटाइजर लगाएं, गैप छोड़ के बैठे। जी गैप छोड़ कर बैठे। इनसे बात करते हैं। गुड़िया आप बताइएगा कैसा लग रहा है आपको? हमें स्कूल आके बहुत अच्छे लग रहे हैं, और हमने मास्क लगाए हुए, टीचर्स ने भी मास्क लगाए, हम डिस्टेंस से बैठ रहे हैं, और हम स्कूल में बहुत मज़ा आ रहा है। और हमारे स्कूल जी आपके तमाम दोस्त आज इस क्लास में हैं? नहीं, वो कोई लोग कर लेंगे। जी ठीक है। फरा, आपने देखा कि बिल्कुल ठीक जो है। मुझे तो शायद की अच्छी बात ये लगती है, शायद खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। शायद को याद रहा कि मैंने ये कहा था कि अब बच्चे जो है उनके लिए दुख का एक ही पहलू है कि बाज़ जो दोस्त हैं वो डिवाइड हो गए। अच्छा, कराची में क्या सूरत हाल है? शिराज हमें बताइएगा, कराची में भी बच्चे इतने खुश हैं, इतने एक्साइटेड हैं? जी बहुत शुक्रिया फ़रा और हमज़ा। अब जैसे कि मुल्क भर में स्कूल खुलना शुरू हो गए हैं और प्राइमरी क्लासेस में भी तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है, तो कराची में भी इसी तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत जोश व खरोश देखा जा रहा है। तमाम असातिज़ा भी वक्त पर स्कूल पहुँचे थे, SOPs पर अमल दरामद कराने के हवाले से इंतज़ाम किए गए थे, और साथ ही साथ वालिदैन की जानिब से भी बच्चों को स्कूल भेजने के हवाले से तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया गया था। और अब हम देख रहे हैं कि क्लासेस बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है प्राइमरी क्लासेस का। तमाम तर के जो लोग हैं वो बच्चे यहाँ पहुँच रहे हैं। SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होते हुए दिखाई दे रहा है। बच्चों ने मास्क भी लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। असेंबलीज कहीं भी नहीं हो रही हैं ताकि किसी भी किस्म की गैदरिंग ना हो। ठीक है शिराज, थैंक यू सो मच। इस्लामाबाद ज़रूर जाना है इस दफ़ा, हम हर दफ़ा इस्लामाबाद को मिस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, इस्लामाबाद में क्या हालात हैं? बच्चे भी बड़े इकट्ठे किए हुए हैं, मरियम के पीछे ना काफ़ी स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं।
जी फ़रा, हमज़ा, वालेकुम अस्सलाम। आज आखिरी मरले के स्कूल खुल चुके हैं और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मुझे आज जो मैंने आज सुबह आते ही स्कूल में देखा कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बड़े तैयार होके नए यूनिफॉर्म, लंच बॉक्स, अपनी वाटर बॉटल लेकर स्कूल पहुँचे हैं। काफ़ी एक्साइटेड थे और सबसे अच्छी चीज़ ये नज़र आई कि स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से बड़ा अच्छा वेलकम किया गया। बच्चों के साथ आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद भी हैं, सर पे उन्होंने वेलकम के बैंड्स पहने हुए हैं। टीचर्स ने उनको बाकायदा सैनिटाइज़ किया और उनको तरीके से गाइड किया कि उन्होंने किस तरीके के SOPs को फॉलो करना। और आप देख भी सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे मास्क पहन के बैठे हुए और इनको अभी तक बिल्कुल इरिटेशन नहीं हो रही, बड़ा इसके साथ वो इन्जॉय भी कर रहे हैं, जबकि मुझे इससे बड़ी इरिटेशन हो रही थी। मैं ज़्यादा देर मास्क नहीं पहन सकती। बच्चे भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं आज कितने ये एक्साइटेड हैं और कितना इन्जॉय कर रहे हैं। अच्छा, मुझे आप बताओ कितना अच्छा लग रहा है स्कूल आके? दिल चाह रहा था स्कूल आने का? यस। क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पे? टॉयज। अच्छा, नाश्ता क्या किया ये बताओ? रोटी। कोई नाश्ता नहीं किया? बाकी बच्चे भी बोलने की कोशिश करते हैं, पहला दिन है, कैमरास को देख के बच्चे थोड़े वैसे भी नर्वस हो जाते हैं। अच्छा, छोटा सा बच्चा यहाँ पर मौजूद है, पहले तो मेरे से बहुत बातें कर रहा था, देखते हैं आप बात करता है या नहीं करता। अच्छा वजी, मुझे बताओ आज आपने क्या नाश्ता किया? दिल चाह रहा था स्कूल? क्या नाश्ता किया ये बताओ? अंडा पराठा। अंडा पराठा खाया था? साथ में चाय नहीं पी? चाय भी पी। और लंच लेकर आए हो? लंच लेकर क्या लंच लेकर आए हो? अच्छा मुझे बताओ कि आज टीचर को मिस किया या कोई मिस नहीं किया, या बस घर जाने का दिल चाह रहा है? दिल चाह रहा है। अच्छा, ये वाहिद छोटे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल आते बड़े एक्साइटेड थे और बड़ी खुशी खुशी वो स्कूल पे आए और इनकी क्लासेस भी बड़े अच्छे से तरीके से उन्होंने सजाई हुई है टीचर्स ने। प्रिंसिपल भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रिंसिपल से बात करते हैं कि सबसे मुश्किल मरहला ये मरहला, तीसरा मरहला शुरू हो गया जिसमें छोटे बच्चों को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, SOPs पे फॉलो कराना। तो क्या आपकी तरफ से इंतजाम किए गए हैं? हमारी तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। आपने सुबह मॉर्निंग में आते हुए देखे, अभी इन बच्चों को भी देखे, इन्होंने मास्क वेयर किया हुआ क्योंकि हमने इनके पेरेंट्स को भी बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया है और इन बच्चों को भी, और सोशल डिस्टेंस का भी इन्होंने ख्याल रखा हुआ है और हैंड सैनिटाइज, ये सारा कुछ हमने किया हुआ है। और ये एक इट्स अ बिग चैलेंज, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला हम इस चैलेंज को पूरा करेंगे और SOP पे भी अमल करेंगे। और जी, जैसे कि आपने देखा है कि बच्चों ने मास्क पहने हुए, प्रिंसिपल ने भी बताया कि बच्चे SOPs को फॉलो कर रहे हैं और इनको भी देखा जा सकता है कि फॉलो किया जा रहा है। हमें आगाह किया इस्लामाबाद से, कराची से, शहराज हमारे साथ मौजूद थे, लाहौर से शाहिद हमारे साथ मौजूद थे, तीनों ने हमें आगाह किया और बच्चे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बड़े प्यारे, बड़ी एक्साइटमेंट होती है ना कि वो एक शॉपिंग जो स्कूल खुलने की शॉपिंग होती है ना, नया यूनिफॉर्म, नई बॉटल चाहिए, नया लंच बॉक्स चाहिए, बैग भी नया चाहिए, तो वो जो नएपन की एक एक्साइटमेंट है वो बच्चों में है। लेकिन अल्लाह करे कि ये खुशियाँ, ये मुस्कुराहटें, ये गहमा गहमी, ये चहल पहल, ये रौनकें इसी तरह से लेट्स होप एंड विश की चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से चलती रहें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब आगे चलते हैं। फ़रा, अहम स्टोरी है और ये सियासी मामलात हैं जो हमें डिस्कस करने ही पड़ते हैं। बच्चों के मामलात हमने डिस्कस किए, अब आपको बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ, उनकी गिरफ्तारी से हुकूमत और अपोजिशन में कशीदगी जो है वो मजीद भड़क रही है। और भड़कनी थी, ये एक्सपेक्टेड ही था। मुझे तो लग रहा है कि ये आग खुद भड़की है, ये भड़काई गई है। ये एक सवाल है कि अपोजिशन जो है, अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने भी मैदान अमल में आने का फैसला कर लिया। आपको मालूम ही है कि 11 अक्टूबर को उन्होंने फैसला किया कि कोयटा से पहला सियासी पंडाल जो है वो सजाएंगे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला हंगामी इजलास हुआ था जो कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने तय किया कि फौरी तौर पर क्या लाएमल तय करना है। उससे गुफ्तगू करते हुए और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि इस तहरीक से मुल्क में हकीकी तब्दीली आएगी। बिल्कुल, उन्होंने ये बात की है, लेकिन फ़रा इसमें सोचने वाली बात यह है कि कोयटा ही क्यों, लाहौर क्यों नहीं, कराची क्यों नहीं, और यहाँ से इस्लामाबाद करीब पड़ता है तो ये क्यों नहीं, तो कोयटा ही क्यों? ये एक सवाल था जो कल उठ रहा था और फिर जवाब शायद यही आ रहा था कि शायद जमीयत उलमा इस्लाम के पास ज़रा रोड पावर ज़्यादा है। वो मौलाना साहब के जो हैं खासतौर पे मदरसों के बच्चे कहा जाता है हुकूमत की जानिब से। लेकिन मुझे लग रहा है हमजा कि ये तो घिसा पिटा रूट है। मतलब एक्साइटमेंट तो ये होती है अगर कराची से शुरू होता, लाहौर से शुरू होता तो पता चलता। ये तो पहले भी हो चुका है कि कोयटा से शुरू हुआ, फिर कौन शामिल हुआ, फिर किस दर्जे किसको मना लिया गया, किसको समझा लिया गया, किसको दबा लिया गया।
कौन पहुंच सका, कौन ना पहुंच सका, किसकी मजबूरियां आड़े आ गई। तो ये तो एक जैसे कहना हमारी सियासी तारीख का एक खूबसूरत सा सफ़र है जो कि हर दूसरे तीसरे साल जो है ये जारी रहता है इसी तरह। बिल्कुल ऐसे ही है। देख लेते हैं कि जी कि JUI फेक है, इस पर क्या मौक़िफ़ है। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। अक्टूबर के जलसे की बात हो रही और क्या नवाज शरीफ इससे खिताब करेंगे? कल जब बातचीत हुई इसमें कोई फैसला किया गया? क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ अब एक्टिव नज़र आ रहे हैं कि जो 2 मीटिंग्स होंगी उनमें भी वो खिताब करेंगे। और इस जलसे के बाद अपोजिशन का लाएमल क्या होगा, और ये भी बता दें कोयटा ही क्यों? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम सब नाजरीन और सामीन को सुबह बखैर। जहाँ तक अपोजिशन के मूवमेंट का ताल्लुक़ है तो यकीनन हतमी फ़ैसले तो APC में इस्लामाबाद में हो चुके थे और उनके तमाम प्रोग्राम के हवाले से जो लाएअमल है, तारीख़ें हैं, जलसे हैं, उसके लिए मुख्तलिफ़ आराई हैं। कोयटा बलूचिस्तान जहाँ मैं बैठा हूँ यहीं से हमारे उस मूवमेंट का आगाज़ होगा। अब उसमें जितने भी कायदीन हैं पार्टियों के वो अपने शेड्यूल के मुताबिक जिस तरह होगा वो उसमें शिरकत करेंगे। बाकी जहाँ तक आपका सवाल है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, तो यकीनन हालात के तनाजुर में वो ख़ुद भी आ सकते हैं और इसी तरीके से वो वर्चुअल भी जो है वो खिताब भी कर सकते हैं और इसमें बुनियादी राय जो है वो मुस्लिम लीग नून की होगी, उनके अपने जो हालात है उसके मुताबिक होगा। तो उसी वक़्त मुकर्रीरीन का और शेड्यूल का ऐलान भी 1-2 रोज़ में इंशाल्लाह कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, आपके भी इल्म में होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत खबरें चल रही थी कि नैब का नोटिस जो है वो भेज दिया गया है, मतलब आमदन से ज़ायद असासों का नैब ने तलब कर लिया है मौलाना फजल रहमान साहब को, लेकिन अब पता चला है कि वो नोटिस वापस ले लिया गया। तो क्या नोटिस दिया गया था जो वापस लिया गया है या नोटिस भेजा ही नहीं गया था? और ये भी कहा जा रहा है कि आपने कोई बड़ी खौफनाक धमकी दी थी क्योंकि सिट इन करेंगे वहाँ पे और सारा मतलब एहतजाज करेंगे। तो क्या हुकूमत डर गई? क्या ये मामला क्या है नोटिस तलबी का, ना मिलने का, मिलने का? नहीं, हुकूमत डरी नहीं है। मसला हुकूमत का नहीं है, असल मसला जो है नैब काश एक एहतसाबी इदारा होता, लेकिन इसको परवेज़ मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर ने एक एहतसाबी इदारे के नाम पर इंतकामी इदारा बनाया था। वो नोटिस जो वापस ली गई है वो हमें दी नहीं गई है, इसलिए किसियानी बिल्ली कम्बा नोचने के मुतरादिफ है। अब अगर कोई सियासतदान है या किसी भी पार्टी का हो, उसके किसी भी जो है वो मालदार आदमी से, जागीरदार से, किसी भी सनतकार से राब्ते भी हो सकते हैं, रिश्तेदारी भी हो सकती है और फिर सारे के सारे खाते उठाकर एक आदमी की किरदार कुशी की जाए और एक हफ्ता तक जो है ना ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई जाए और यही असासे हैं उसके, और उसके साथ साथ जो टाए फिश उसके बाद अपना किया हुआ जो थूक वो छाट ले। और आपने देखा कि उन्होंने पसपाई इख्तियार की है, इसलिए खुर्शीद शाह 1 साल से पड़े हुए हैं, खाकान अब्बासी गिरफ्तार हो गए, ख्वाजा साद रफ़ीक हो गए। गिरफ्तारियाँ, किरदार कुशी मीडिया में सब कुछ हो जाता है, लेकिन क्या नैब जो है वो अदालत में अपना वो केस और मौक़िफ़ साबित कर सकी है? नवाज शरीफ को भी इकामा पे नाअहल करार दिया गया है। इसलिए हम समझते हैं कि एहतसाब होना चाहिए। और फिर एहतसाब के पैमाने मुख्तलिफ क्यों हैं? एहतसाब जो है अगर सिर्फ अपोजिशन का हो रहा है, और आप देखिए अदवियात स्कैंडल में जनाब ज़फ़र मिर्ज़ा साहब को हटा दिया गया बदउनवानी के हवाले से, बरमला दुनिया ने देखा, लेकिन उसके खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं है। BRT है पेशावर की, इस तरह मालम जब्बा का मामला है। आप अगर इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र, ये कहिएगा कि जब ये सियासी सूरत हाल ऐसी हो जाती है और सियासी जमातें जो हैं वो इस तरीके की मामलात में आ जाती हैं, सड़कों पर निकल आती हैं, तो फिर एक जमहूरी अमल होता है जिसको कहा जाता है कि उसको ख़तरा हो सकता है, तो कितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाएगा अपोजिशन की जानिब से?
हमने बिल्कुल बरमला तौर पर कहा कि इसी तरीके से अगर आप मुदाखलत करेंगे सियासी अंदाज में, आपने आज़ादी मार्च से पहले हमें बुलाया और कहा कि आप मार्च न करें, क्या यही सूरत हाल इमरान खान के धरने के वक्त क्यों तुमने नहीं अपनाई? और फिर ये है कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप सियासी मामलात में मुदाखलत करें, चाहे वो किसी भी सतह पर की हो। और गिलगित बल्तिस्तान में अगर इंतखाब हो रहे हैं उसमें कानून साजी पार्लियामेंट का काम है, और उसमें इमरान खान साहब वो अपने फ़राइज़ मनसबी आर्मी चीफ के कंधे पे रख कर जो हल करना चाहते हैं, फिर यकीनन हम उसी हवाले से अपना ये हक़ रखते हैं। शेख रशीद जो है वो आकर हमें जो है गालियाँ देगा और चैलेंज देगा, उसको पट्टा भी हम डालेंगे और जिसने उसको हमारे पीछे छोड़ा है उसका भी ताक़ुब किया जाए। आप सही कह रहे हैं, लेकिन हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, ये जैसे मैंने कहा था पहले भी कि ये एक वो सफ़र है जो अक्सर जारी रहता है। ये पहले भी आज़ादी मार्च किया गया था, इसी तरह कोयटा से सारा धरना और एहतजाज और जलसों का सिलसिला शुरू हुआ था। कराची में, सिंध में कराची की हद तक थोड़े से कुछ रहनुमा शामिल हुए, आपके साथ नहीं खड़े हुए थे अपोजिशन जमातें, सिर्फ तकरीर करने के लिए आए थे। तो इस दफ़ा आपको लगता है कि सब ऑन बोर्ड हैं और आप वाकई इसको किसी नतीजे तक ले जाने में कामयाब हो सकेंगे? देखिए, हमें तो उनके इस दफ़ा यकीन दहानी पर इस वक्त यकीनन वो सूरत हाल नहीं है। और आपने देखा कि ये जो हमारी गिले शिकवे और हमारे एहतजाज के बाद ही मियाँ नवाज शरीफ साहब को ख़ुद ज़हमत करनी पड़ी और उन्होंने इस तरह वर्चुअल खिताब किया। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई बैकआउट करता है तो उसमें हमारा नुकसान नहीं होगा। आवाम, मीडिया, दुनिया सब कुछ देख रही है कि कौन अपने वादे से अपने इनराफ करता है, और हमें तवक्को है। बाकी जहाँ तक क़यादत का ताल्लुक़ है, ये हमारे लिए PDM में कोई मसला नहीं है। हो सकता है कि पूरी कमेटी सुप्रीम कौंसिल कायम हो और वो क़यादत करे। ये तमाम चीज़ें एक तंजीमी सतह पर है, उसको उसी अंदाज से कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है। गिरफ्तारी हुई उसमें फ़र्द जुर्म जो आयद की गई है आसिफ अली जरदारी साहब पर, फरियाल तालपुर पर, और आज उसको चैलेंज भी कर रहे हैं वो कि एहतसाब अदालत का दायरा कार जो है वो क्या, उसके बारे में फैसला तो भी आना। लेकिन चौधरी मंजूर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ हैं। चौधरी मंजूर साहब, फरमाइएगा कि ये फ़र्द जुर्म आयद हो जाना, ये आसिफ जरदारी साहब ने खुद भी कहा था कि मैं जेल जाऊंगा तो मुझसे मौलाना फजल रहमान मिलने ज़रूर आएँ। आप क्या देख रहे हैं, ये अपोजिशन तहरीक पहले आज़ादी मार्च के तरीके से ही चलेगी कि कोयटा से चलेगी और इस्लामाबाद में एक जलसे में शामिल होंगे, या इस दफ़ा हालात मुख्तलिफ होने की उम्मीद और तवक्को है? नहीं, देखिए, एक तो आपको इसके अंदर फ़र्क करना होगा। जो आज़ादी मार्च था, जो मौलाना फजल रहमान साहब का था, वो हम अभी उनको उस वक्त कह रहे थे कि ये अभी मुनासिब वक्त नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, आप सिर्फ मेरे साथ आ जाएं, मैं खुद ही गिरा दूंगा। लेकिन अब ये सबका मुत्फिका फैसला है, तो इस मुत्फिका फैसले से कोई पीछे नहीं हटेगा। सारी क़यादत जो है वो एक पेज पे है और सब ने मिलकर फैसला किया। जी ठीक है सर, ये कह दीजिएगा कि अगर आज़ादी मार्च की बात की जाए, जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं, तो नून लीग के ऊपर खास से तहफ़्फ़ुज़ात थे मौलाना साहब को भी उस वक्त में, और पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, गाहे बगाहे बयान भी आते रहते हैं इस पर। तो अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हो गई और मियाँ नवाज शरीफ साहब एक्टिव हो गए हैं, तो क्या नून लीग से उम्मीद है कि जब पंजाब के अंदर ये तहरीक आ रही होगी, जलसे हो रहे होंगे, तो नून लीग उसी तरीके से करेगी जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं, जिस तरीके से तकरीरें हो रही हैं नून लीग वालों की? अब देखिए, पीछे हटने का तो किसी का कोई इम्कान नहीं है। जो जिस तरह से हाफिज साहब कह रहे थे, जो इस चीज से पीछे हटेगा उसको खुद भुगतना पड़ेगा कि वो क्या करता है और क्या नहीं। रही बात पंजाब में नून लीग भी बैठी है, पंजाब में हम भी बैठे हैं, हमने भी अपना शुरू कर दिया है, जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। हमने 2 तारीख को मीटिंग तलब कर ली है सारे पंजाब की। तो लाहौर के अंदर तो रोज कोई ना कोई एक्टिविटी हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। MRD की मूवमेंट हमने देखी थी, फर्स्ट ईयर लीडरशिप गिरफ्तार हुई, सेकंड ईयर हुई, थर्ड ईयर ने मूवमेंट चला दी। ठीक है, और वो तो बराह रास्त मार्शल लॉ। जी, ये भी फरमाइएगा कि वो जो अपोजिशन के इस्तीफों का एक मामला है कि उसकी तजवीज़ दी जाती है, उसमें क्या रुकावट है? अगर हुकूमत ये चाहती है कि, अगर अपोजिशन ये चाहती है कि वाकई हुकूमत को यानी अंडर प्रेशर करना या हटाना या जो भी जिस अज़्म का, जिस इरादे का इजहार किया जा रहा है,
तो इस्तीफे देना सबसे बेहतरीन हल है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इसमें जो है वो नहीं कायल होती। आपको नहीं लगता कि ऐसा नहीं है? देखिए, हमने कहा है कि हम सारे आईनी और कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। इस्तीफे पहले देने हैं या बाद में देने हैं, ये तो फैसला क़यादत में करना है। कब देने हैं ये भी फैसला उन्होंने करना है। अगर मोमेंटम ही नहीं है, आप आखिरी बात पहले तो नहीं करते। ये चीजें तो आपको देखनी है, मोमेंटम पहले बनाना है, उसके बाद आपने आगे बढ़ना। ठीक है चौधरी साहब, वैसे तो हर पार्टी का अपना बयानिया होता है, होना भी चाहिए, लेकिन जो मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, जो खिताब किया, और जो मियां नवाज शरीफ साहब का इस वक्त का बयानिया है, क्या पीपल्स पार्टी उस बयानिए से इत्तेफाक करती है या पीपल्स पार्टी का कुछ बयानिया उससे मुख्तलिफ? नहीं, देखिए, ये तो हमारा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी थी तो यही बयानिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, अयूब खान के खिलाफ कि आपका काम नहीं है, फिर ज़िया-उल हक के खिलाफ, फिर मुशर्रफ के खिलाफ, याह्या खान के खिलाफ। हमने तो 4 मार्शल लॉ को शिकस्त दी है, और ये कहा है कि ये आपका काम नहीं है, ये ना करें आप, इससे मुल्क कमजोर होते हैं, इसमें लोग जो हैं उनके लिए मसाइल बढ़े। क्या इन्होंने कोई आसानियां पैदा कर दी हैं इस कंपनी में आकर? ये तो कंपनी फेल हो गई है, प्रोजेक्ट फेल हो गए। तो अगर आप इसको और मजीद घसीटेंगे तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? एक तबाही और बर्बादी की सूरत में निकलेगा। आपको जो पहले 2 साल के अंदर जो भी हुकूमत आती है वो अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट कर देती। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो उसको उलट कर दिया। मुईशत बैठ गई है, ज़राअत बैठ गई है, सनत बैठ गई है। चलिए मंजूर साहब, ये भी फरमाइएगा कि क्या बिलावल भुट्टो साहब भी शामिल होंगे बलूचिस्तान में जब शुरू होगा, तो वहाँ से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल होगी, या इस दफ़ा भी लायामल इसी तरह के सिंध की हदूद में आएगा तो आप लोग एक्टिव होंगे? नहीं, ये पीपल्स पार्टी समेत सारी जमातों ने मिलकर फैसला किया। आप इसको देखें ना, ये मिलकर फैसले हो रहे हैं। जो स्टीयरिंग कमेटी बनी है उसने फैसला किया है कि हमने कहाँ पे जल सकते हैं, तो वो तो सारी क़यादत जो है, जो भी क़यादत होगी वो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। चौधरी मंजूर साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। चौधरी साहब, आपका और फरा, ये बात तो साबित हो रही है कि तमाम जो अपोजिशन बड़ी पार्टियां हैं उनके बयानिए सेम होते जा रहे हैं। हाँ, और इसका बड़ा क्रेडिट और कमाल जो है हुकूमत को जाता है। अगर उन्होंने नहीं भी मुत्तहिद होना था ना, तो इतनी मुश्तरका जो गिरफ्तारियां हैं कि एक तरफ नैब ने नोटिस सर्व कर दिया है कैप्टन सफदर को भी, नैब खैबर पख्तूनख्वा ने, कि आमदन से ज़ायद असासों में पेश हो, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, अमीर मकाम साहब को, मिनरल वो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के MD वाला जो तनाज़ा है वहाँ पर अमीर मुकाम साहब को, आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 14 लोग, लेकिन चलें मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन पर फर्द जुर्म आयद कर दिए, जिससे सेहत जुर्म से वो इनकार कर रहे हैं। और आज तो ये जिन नहीं भी अगर इकट्ठा होने का कोई सीन था, तो अब कम अज़ कम एक मुश्तरका दर्द है जो कि सबका मुश्तरक है। बिल्कुल, एक ब्रेक की जानिब चलेंगे, वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आपके इल्म में होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जो कि रिपोर्ट हुआ था, जहां पे अदाकारा और गुलकारा मीशा शफी ने इल्ज़ामात लगाए थे जिनसी हरासगी के अली ज़फ़र पर। और अब उसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि सोशल मीडिया पर गुलकार अली ज़फ़र के ख़िलाफ़ मुहिम चलाना महंगा साबित हो रहा है और महंगा पड़ गया है। FIA ने और साइबर क्राइम विंग ने मीशा शफी समेत 9 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया, और इस मुकदमे के मतन के मुताबिक 2 साल की तहकीकात के बाद मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से तमाम मुलजिमान को दिफा के लिए 3 से ज़ायद मौके दिए गए। इसकी डिटेल कुछ है कि मीशा शफी ने तकरीबन इल्ज़ाम जो है ये 19 अप्रैल 2018 को लगाया था, और इसी तरह से सोशल मीडिया पे पोस्ट के जरिए से इल्ज़ाम लगाया था, जिसको फिर वो साबित नहीं कर सकी हैं और कोई गवाह या सबूत नहीं पेश किया। मीशा शफी पेश हुई थी FIA में, और इल्ज़ामात साबित करने के लिए कोई गवाह, जैसे आप कह रही हैं, उनकी जानिब से सामने नहीं आया था। और फिर वो जो दीगर 8 लोग हैं उनको भी FIA की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने 3-4 मरतबा बुलाया लेकिन आए नहीं। जो लोग आए वो वक्त लेकर चले गए कि हम जवाब दाखिल कराएंगे। एक ने जवाब दाखिल करवाया और वो कोई उससे मुतमईन नहीं हुए FIA वाले, और जिसके बाद ये मुकदमा जो है ये दर्ज कर लिया गया। और सोशल मीडिया पर ये मुहिम चलाई जा रही थी और अली ज़फ़र बार बार कहते रहे, जिस वक्त
उनको इस वक्त नवाजा भी गया एजाज़ से, उसके बाद भी सोशल मीडिया जो है कैंपेन आई एकदम से। बिल्कुल, उनकी वकील है बैरिस्टर अमरीन हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमें ये बताइएगा बैरिस्टर अमरीन के आपके ख्याल में ये केस क्या है, हमारे देखने वालों को तफसील में समझा दीजिए कि ये अब जो मुकदमा कायम किया गया है साइबर क्राइम विंग की तरफ से, ये क्या है, क्यों है, किस बेस पर है? अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा जो केस है, जो क्योंकि हमने अदालतों में चीज़ें दे दी और अली ने पहले दिन से कहा था मैं अगर इंसाफ लूँगा मैं अदालतों से लूँगा। सो हम लोगों ने पिछले 2 साल में ऐसा प्रॉपरली नहीं बताया कि क्या हुआ है, और आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रॉपरली से कि मीशा शफी के ट्वीट से पहले अली ज़फ़र को थ्रेट्स आ चुकी थी कि अली अगर एक मल्टीनेशनल एक कंपनी का एक सिंगिंग कंपटीशन है, वहाँ पर इनको जज लिया गया था, तो अगर वो वहाँ से नहीं स्टेप डाउन करते तो उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई जाएगी, मीटू की मुहिम चलाई जाएगी। सर ये थ्रेट किसने की थी बैरिस्टर अमरीन? साथ साथ थोड़े से हमें जानने की इजाजत दीजिएगा। ये थ्रेट किसकी जानिब से आई थी और क्या ये पहले ही रिपोर्ट कर दी? मीशा की तरफ से आई थी। ये कोर्ट का रिकॉर्ड बन गया है, तो आई कैन टॉक अबाउट दिस इज पब्लिक डॉक्यूमेंट। इनके जो मैनेजर हैं, जो मीशा और अली के भी जो मैनेजर हैं, उन्होंने भी ये विटनेस स्टेटमेंट अदालत में दी है, और ये अली की भी विटनेस स्टेटमेंट का हिस्सा है कि इस ट्वीट से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग हुई थी, और इस प्लानिंग में इन्होंने पहले तो यही कोशिश की कि जो मल्टीनेशनल कंपनी का जो सिंगिंग कंपटीशन है इसमें से अली स्टेप डाउन कर दें, और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर इनके खिलाफ एक मुहिम शुरू की जाएगी। और उनको पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ पे और औरतें भी आएंगी, और जब ऐसे सिचुएशन आती है और जब आप हरासानी की केसेस करते हैं तो फिर आप जो है बिल्कुल भी इससे बच नहीं सकते। बैरिस्टर अमरीन, ये 2 मुख्तलिफ जेंडर के आर्टिस्ट हैं, अली ज़फ़र की अपनी ऑडियंस है, मीशा शफी की अपनी ऑडियंस है, इन दोनों का कोई ऐसा क्लैश तो हो नहीं सकता कि अली ज़फ़र की जगह मीशा शफी ने जाना था? तो क्या वजह थी अली ज़फ़र को रोकने की या उनको मजबूर करने की, उन्हें धमकी देने की? कुछ इस बारे में भी बताती चलिए। देखें, उसमें कुछ और सिंगर्स थे जो इन्वॉल्व थे शायद, तो उसके ऊपर उसकी कुछ वजूहाती जो एग्जैक्ट रीजंस हैं वो तो हमें नहीं पता, मगर ये जो थ्रेट्स थी, इस थ्रेट के अलावा अली ज़फ़र के मैनेजर को थ्रेट आई थी कि इनकी तीफा इन ट्रबल, क्योंकि वो रिलीज होने वाली थी, तो उनको कहा गया था कि, और ये हमने डॉक्यूमेंट्स FIA और अदालत में पेश किए हैं कि इट्स नॉट लाइक कि मैं वैसे बात करूँ, ये हमने विद एविडेंस दिखाया है कि उनको पहले ही पता चल गया था कि तीफा इन ट्रबल के आने से पहले उन्होंने कहा था कि वी विल ब्रिंग यू विल सी हाउ विल ब्रिंग अली ज़फ़र डाउन। एक ये हो गया, और फिर ये जो अकाउंट्स हैं, जो FIA जो साइबर क्राइम है, ये उस ट्वीट से जो 19 अप्रैल को जो मीशा ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया, अब आगे क्या होगा? FIA बुलाता रहा, लोग नहीं आए, अगला मरहला क्या है वो जरा शेयर कर दीजिएगा। देखिए जी, आफ्टर गेटिंग ओवरवेलमिंग एविडेंस इन यू नो टू शो कि यहाँ पे साइबर क्राइम हुआ है, यहाँ पे कुछ चीज़ें फॉल्स एलिगेशंस लगाई गई हैं और फेक अकाउंट्स बनाए गए हैं, और एक मुहिम चलाई गई है अली ज़फ़र के खिलाफ। इनको नोटिस हुए थे, इस नोटिस में इनको बुलाया गया था, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी, और ये लोग क्योंकि नहीं आए या आए हैं और तसल्ली बख्श इन्होंने जवाब नहीं दिए, अब इनके खिलाफ FIR हो गई है, और इस पर इनको ऑब्वियसली आगे जाके अगर अरेस्ट होता है तो फिर इनको बेली लेनी पड़ेगी। ये 3 साल की इम्प्रिजनमेंट होती है इस केस में, और कुछ मेरा ख्याल है जुर्माने भी होते हैं, कुछ पैसे भी। हाँ जी, फाइन और 3 years ये इसका ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अमरीन साहिबा। लेकिन ये एक टेस्ट मैं अब इस वक्त जेंडर से बियॉन्ड होकर बात करेंगे, अगर साबित नहीं किया जा सका तो इसका मतलब है कि उसका फ़ायदा फिर अली ज़फ़र को मिलेगा, क्योंकि वो इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया लेकिन साबित नहीं किया जा सका। जो लोग भी कैंपेन करते हैं किसी भी ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ जिसको कि डिफेम किया जाए, जिसको परेशान किया जाए, तो उनको अकाउंटेबल करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये जो साइबर क्राइम लॉज हैं इनको भी इन्फोर्स करना चाहिए और इन चीज़ों को सख्ती से अमल दरामद करना चाहिए, ताकि ये जो एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालना, इज्जतें उछालने का, इल्ज़ामात लगाने का जो सिलसिला है ये रुक सके। लेकिन हैविंग सेड दैट के इस तरह के इल्ज़ामात की तहकीकात बहुत ज़रूरी है। अली ज़फ़र जो का राइट इसका जो नुकसान है फरा, वो मी टू मुहिम को बहुत ज़्यादा होता है। जब आप इस तरीके के इल्ज़ामात सिर्फ ऐसे लगाते हैं जो साबित नहीं हो रहे होते, उसका एक अलग पहलू है। और ये मामला है, अब ये अदालत पे मामला है डेफेमेशन के, जिस तरह से आपने बात की वो केस भी चल रहा है, उसकी से बात भी आगे चलेगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
अहम मामला है इसमें कि भारत का घिनौना चेहरा दुनिया को दिखाना अब जुर्म बन गया। फराह, बिल्कुल मोदी सरकार के मकरू अज़ाइम बेनकाब करने वाली एमनेस्टी इंटरनेशनल को काम करने से ही रोक दिया। कितनी अफसोसनाक बात है कि भारत ने इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली तंजीम को काम से रोक दिया है और मुल्क छोड़ने का हुक्म जो है वो सुना दिया है। ये ओछे हथकंडे हैं जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं और दफ्तर में जो काम करने वाले जो अफराद थे उनके बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए, जिसकी वजह से मुलाजमीन को जो जैसे उन्हें छोड़ना होता है, निकालना होता है, तो उनको इमीडिएटली सारे काम रोक के तो वहाँ से निकलना पड़ रहा है। RSS के जो गुंडे थे वो भी उनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, क्योंकि आप हकाइक ना बताएं, आप दुनिया को ना बताएं कि यहाँ पे हालात कैसे हैं। क्योंकि ये जो है ना एमनेस्टी इंटरनेशनल मुसलसल इस बारे में आवाज़ उठा रही थी, जहाँ पे बीजेपी और RSS के मुनज़्ज़म फसादात जो हैं, आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा कैसे गूंज जब मारते थे मुसलमानों को, अक़लियतों को, लोगों को, कैसे फसादात किए जाते थे। वो वीडियोज़ मुसलसल आ रही थी और उसके बारे में मुसलसल आवाज़ जो है वो उठाई जा रही थी। इस हवाले से बात करेंगे हम एजाज ऐवान साहब से। जनरल साहब, ये बताइएगा कि ये जो एक रवैया सामने आया है इंडिया का, जहाँ पर कि ये उसने इतनी बड़े जो इदारा इंसानी हकूक़ का उसको भी बेदखल कर दिया है, इस रवैये को पूरी दुनिया देख रही है, तो क्या उन्हें समझ नहीं आ रही? And Farah, good morning and अस्सलाम वालेकुम to all the viewers। ये जो आपने क्वेश्चन किया इंडिया का, देखें इंडिया डेमोक्रेसी है नो डाउट, लेकिन जो उनका मौजूदा पार्टी का रवैया है बीजेपी का, इस वक्त वहाँ पे जिस प्लूरलिज्म में वो प्राइड लिया करते थे, जिस सेकुलरिज्म में वो प्राइड लिया करते थे, आज वो सेकुलरिज्म और प्लूरलिज्म इंडियन डेमोक्रेसी में देखने को नहीं मिलती। और अब एक हिंदू प्रीडोमिनेंस की बात हो रही है, जिसे हम हिंदुत्व कहते हैं, तो हिंदू डोमिनेशन की बात हो रही है, जिसकी वजह से माइनॉरिटीज़ इनसिक्योर फील कर रही हैं। और एमनेस्टी जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन राइट्स पे काम करती है, अगर उनके वर्कर्स को हरासा किया जा रहा है, उनके अकाउंट्स को फ्रीज किया जा रहा है, जिसके रिस्पांस में एमनेस्टी ने अपने ऑफिस क्लोज करने की बात की है, तो ये इस बात की गम्माज़ी करता है कि वहाँ वो नहीं चाहते कि न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स जो कुछ एट्रोसिटीज़ वो माइनॉरिटीज़ के साथ कर रहे हैं, जितना अनफेयर ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं, इसको दुनिया देख सके। तो ये एक, मैं समझता हूँ, स्टेप है उस डायरेक्शन में जो अल्टीमेटली इंडिया को अंडर प्रेशर लेकर आएगा, क्योंकि कश्मीर में वो आज़ाद मीडिया को एक्सेस नहीं दे रहे। अब अगर वो एमनेस्टी को भी हरासा कर रहे हैं अपने मुल्क में, तो ये क्लियर इंडिकेशन है इस बात की कि वहाँ ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक है, जो समाजी सतह के मामलात हैं, मुसलमानों के खिलाफ वहाँ पर जो है इक़दामात हुए, और कश्मीर का मामला है, अगर ये भी एमनेस्टी इंटरनेशनल भी वहाँ से निकल जाएगी तो भारत एक तो पैगाम क्या दे रहा है और अब करना क्या चाह रहा है, मोदी हुकूमत चाहती क्या है? देखिए बात यह है कि ये बड़ी एक पेनफुल रियलिटी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और वो ताकतवर ममालिक जिनके पास वीटो पावर है या जिनकी आवाज़ यूनाइटेड नेशन में असरअंदाज हो सकती है, वो अपने स्ट्रेटजिक मफाद को देखते हुए, अपने तजारती मफादात को देखते हुए वो सरफ़ नज़र कर रहे हैं उस जुल्म से जो कश्मीर में हो रहा है। और मेरे ख्याल में इसका ज़्यादा एक्सप्रेशन, इससे अच्छा एक्सप्रेशन कोई हो नहीं सकता जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट ईयर UN में कहा था कि अगर 8,000 यहूदी भी होते जिन पर यह जुल्म किया जाता, तो मैं देखता कि इजराइल और अमेरिका कैसे खामोश रहते हैं। या ये तो 80 मिलियन 8 मिलियन आबादी है, अगर 8 मिलियन काउज पर भी जुल्म किया जाता तो जो वाइल्ड जो एनिमल प्रोटेक्शन के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी आवाज़ ज़रूर उठाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों के साथ होने वाली ज़्यादती पे न तो इंटरनेशनल कम्युनिटी बात कर रही है, और ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर ये मुआशरा हमारा ऐसा है, साउथ एशिया का पर्टिकुलरली, जहाँ ताकतवर की आवाज़ ही डोमिनेट करती है, वहाँ न जुडिशरी बाबरी मस्जिद पे फैसला देगी, न माइनॉरिटीज़ के हक में बोलेगी, न फ्री सी। जी ठीक है जनरल साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये खुली हमें दिखाई दे रही है ना बातें अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर की जानिब से 2018 और 19 में जो रिपोर्टें आई थी, जिसको पेश करते हुए रो पड़े थे जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको पूरी दुनिया ने देखा, जिसमें खौफनाक वाक़यात की निशानदी की गई। इस साल तो रिपोर्ट बनाई नहीं जा सकी क्योंकि ना मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को, ना UN के ऑब्जर्वर्स को किसी को इजाजत ही नहीं देते। और अब एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी वहां से निकाल दिया गया है। कुछ दीगर मामलों पर बात करेंगे, वक्त हो गया एक ब्रेक का। हाँ, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और इससे पहले कि हमजा याद दिलाएं, हम सबसे पहले टॉप स्टोरीज पे जा रहे हैं। बिजली न गैस, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर लावारिस क्यों? कई हफ्ते गुजर गए मगर कराची में बिजली और गैस का बहरान बदस्तूर जारी। सनती इलाकों में गैस लोड शेडिंग ने ताजिरों का जीना दोभर कर दिया। भारत मोदी की लगाई नफरत की आग में खुद जलने लगा। मोदी सरकार के मुजालिम पर हिंदू बिरादरी भी चिल्ला उठी। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल पर हिंदू सरापा एहतजाज। पेट्रोल पंप पर मिसवाकें बेचने वाले 7 साला उमैर की दिलचस्प कहानी। पुलिस वाले से मुलाकात ने नन्हे बच्चे की जिंदगी को बदल दिया। जी तो जनाब, टॉप स्टोरीज आपने जानी और फरा बात वही है, कराची के जो मसाइल हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे और लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर लावारिस क्यों है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंट सवाल है, इसलिए कि हम बार बार कहते हैं अरूसुल बिलाद, रोशनियों का शहर, आज तारीकियों में, कूड़े में, बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ है और इसके मसाइल सब इस्तेमाल करते हैं मगर मसाइल की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं होता। अभी रिसेंट आप एग्जांपल देखें तो ब्लेम गेम चल रही है वफाकी हुकूमत की और सूबाई हुकूमत की। वफाकी हुकूमत जो है कह रही है कि गैस के लिए जब तक हमें 17 किलोमीटर का वो जगह नहीं देंगे, हम वहाँ गैस पाइपलाइन नहीं बिछा सकते तो गैस नहीं मिल सकती। सिंध का ये कहना है, वो इसकी बात नहीं कर रहे कि वो जगह नहीं दे रहे या दे रहे हैं, वो कह रहे हैं सिंध को उसका जो गैस है वो दी जाए, हमें ये ना बताया जाए कि हमें आप एक्स्ट्रा जो है वो आपको याद है कराची पैकेज की बात हुई थी, कुछ याद है आपको? हाँ, वो भी अभी तक जो है ना मामला बिल्कुल खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी याद है कुछ पैसे जो हैं वो दिए गए थे, वफाक में दिए गए थे, लेकिन उनका भी हमें नहीं पता चला कि इतना जो बजट लगता है। चीफ जस्टिस ने बलूचिस्तान के बारे में ये कहा, उन्होंने कहा जितने फंड्स दिए गए हैं बलूचिस्तान में, अगर ये पैसे लगे तो जो स्कूल्स हैं ना तो 5 स्टार स्कूल्स बन जाएं, तो ये पैसे कहाँ जाते हैं? तो यही सवाल कराची को लेके भी सबके जहनों में पैदा होता है कि यहाँ पे सियासत तो सब ने की, हर पार्टी ने इस पे अपनी इजारादारी भी कायम की, उसने अपना हक भी जताया, लेकिन कराची को दिया क्या? कराची के रहने वालों के मसाइल को ख़त्म क्यों नहीं किया गया? इसकी जिम्मेदारी कोई अपने सर लेने को तैयार क्यों नहीं है? और कराची में इस वक्त मसाइल का जो अंबार है वो क्या है, ये जानेंगे हम अपने इस वक्त सदर बिजनेस फोरम के हमें ज्वाइन कर रहे हैं राशिद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम राशिद सिद्दीकी साहब, कारोबारी तबका किस दर्जे मुतासिर हो रहा है इस ब्लेम गेम से, इस गैस की किल्लत से, इस बिजली की मुस्तकिल लोड शेडिंग से, और आप क्या समझ रहे हैं कि इसका क्या नुकसान आइंदा आने वाले दिनों में ना सिर्फ सनतकारों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, बल्कि टैक्स को, पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन को और ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी को पड़ने वाला है? देखिए, नंबर 1 तो ये कि इलेक्ट्रिक का ये जितना मसला है और कराची के जो मसाइल है और इसके जो ब्लेम गेम है वफाक का और सिंध का, ये दोनों खाली पिंक पोंग का गेम खेलते हैं और इसके अंदर दो के दोनों जिम्मेदार हैं और ये दोनों के दोनों मिलकर कराची को गैस या बिजली देना ही नहीं चाहते। और अगर इनकी सिंसियरिटी होती तो एक ऐसा कराची का शहर जो तकरीबन पूरे पाकिस्तान के तमाम गांव, तमाम देहातों और तमाम अर्बन एरियाज को चलाता है। और बहुत सारे लोगों के जहनों में शायद ये होता है कि शायद कराची जो सिर्फ और सिर्फ एक ज़बान बोलने वालों का शहर है और अगर कराची मुतासर होगा तो शायद उससे सिर्फ और सिर्फ एक कौम मुतासर होगी, जबकि हरगिज़ ऐसा नहीं है। कराची के अंदर अगर आप देखेंगे तो जब से कराची बना है तो कराची की उस वक्त 9 लाख की आबादी हुआ करती थी और आज तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ की आबादी है। और कराची के अंदर हर पाकिस्तान का कोई ऐसा गांव और कोई ऐसा देहात नहीं है जिनके लोग कराची के अंदर काम करने के लिए ना आते हो और जिससे उनका रोजगार ना बनता हो। ठीक है, अब आप ये देखें कि अगर इनकी सिंसियरिटी होती, अगर सिंध गवर्नमेंट की सिंसियरिटी या वफाक की सिंसियरिटी होती तो अभी पिछले दिनों आधा कराची समझ लें कि 100% मॉल बनते, 100% शादी के हॉल बनते, तकरीबन 70% इंडस्ट्रीज बनती और रात को 7 बजे के बाद रोडों के ऊपर कर्फ्यू का समा हुआ करता था। उसके बावजूद भी कि इलेक्ट्रिक जो है उस वक्त भी बिजली नहीं दे रही थी और उस वक्त भी उनकी लोड शेडिंग चल रही थी जी। उसके बाद आप ये देखें कि जब भी अगर आप पूरी के इलेक्ट्रिक की एक हिस्ट्री उठा के अगर देखें तो जब ज़रा सा तेल महंगा हुआ उन्होंने बिजली बढ़ा दी, जब गैस महंगी हुई उन्होंने बिजली बढ़ा दी, जब डॉलर महंगा हुआ उन्होंने बिजली बढ़ा दी। ठीक है, अब जब पिछले दिनों प्राइस आधी हो गई थी फर्नेस की और पेट्रोल की प्राइस आधी हो गई थी तो इन्होंने बिल्कुल कतई किसी किस्म का कोई पैसा इन्होंने कम नहीं करा। और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक की सूरत में और गैस की सूरत के अंदर ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर रहे हैं और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को तबाह कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो बेरोजगारी है उसको उरूज से उरूज पर बढ़ाते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सिद्दीकी साहब ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। शहबाज इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान स्विस सदरन हैं। शहबाज साहब बहुत शुक्रिया। शहबाज साहब,
ये जो मामलात हैं और ये जो ब्लेम गेम चल रही है, ये तो हुकूमतों के दरमियान है। आवाम को सर्दियों में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्या घरेलू सार्फिन को भी गैस मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, कितना शॉर्टफॉल है, और वो जो 17 किलोमीटर वाली पाइपलाइन का मामला है वो भी ज़रा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, आपने मौका दिया। सबसे पहले तो ये जो दोनों सवालात हैं, इनके जवाब देने से पहले मैं जो मेरे साथी कह रहे थे और जिसको आपने भी कैरी फॉरवर्ड किया, विच इज़ द ब्लेम गेम थिंग। देखिए, हम ब्लेम गेम पे नहीं है कि इलेक्ट्रिक अगर हमसे ये कहता है और सार्फिन से ये कहता है कि बिकॉज गैस की वजह से लोड शेडिंग हो रही है, तो मेरे साथी ने खुद ही कह दिया कि जब फर्नेस ऑयल का प्रॉब्लम होता है तब भी शॉर्टेज हो जाती है, तब भी लोड शेडिंग हो जाती है, बारिश होती है तब भी लोड शेडिंग हो जाती है। सो द प्रॉब्लम समवेयर एल्स। हम ब्लेम गेम पे नहीं आते, हम क्लैरिफिकेशन पे आते हैं कि हम कितना गैस वॉल्यूम वाइज दे रहे हैं या कितना प्रेशर दे रहे हैं। सो इसके बावजूद कि हमें गैस की शॉर्टेज है, हम कराची के सार्फिन की वजह से जो कराची के शहरी हैं उनको गर्मी में परेशानी ना हो, उसकी वजह से हम गैस पूरा दे रहे होते हैं। तो मैं उनका जवाब और जिसको आपने कैरी फॉरवर्ड किया कि हम ब्लेम गेम में नहीं पढ़ते, हम सिर्फ क्लैरिफिकेशन में जाते हैं। नाउ आपका जो दो सवाल है, एक आपने राइट ऑफ वे की बात करी और एक आपने सर्दियों की बात की। देखिए, सर्दियों में डिमांड कराची, हमारा फ्रेंचाइज एरिया चूँकि सिंध बलूचिस्तान है, तो हमारी डिमांड बलूचिस्तान में बहुत ड्रामेटिक बढ़ती है। मैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हम नॉर्मल डेज में 50 MMCFD गैस हमारी क्वेटा में ज़रूरत होती है, जो कि सर्दियों में बढ़ के 150 हो जाती है। तो हमें एक प्रॉब्लम जो हमें नज़र आता है कि जो गैप होगा वो कोई 250 to 300 MMCFD का गैप होगा। इसको फिल करने का एक जो कि 100% फिल नहीं होगा, लेकिन एक कंपैरेटिवली फिल करने का एक तरीका RLNG है। ये जो 17 किलोमीटर की लाइन है, ये कोई पोर्ट कासिम से पार्कलैंड की 30 मीटर की डाई की पाइपलाइन है। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे सिस्टम में जो एक्सेस RLNG है, जो कि SNGPL लेता है, उसके बाद जो SNGPL थोड़ी सी RNG हमें मिल सकती है, वो हमारे सिस्टम में आ जाएगी और जो CNG सेक्टर और इंडस्ट्री हमसे RNG लेना चाहती है वो ले सकेगी, और जिसका प्रेशर फिर डोमेस्टिक और कमर्शियल कस्टमर में उससे कम हो जाएगा। सो गैप इज 250 to 300 और ये इस वक्त फौरी सोल्यूशन है हमारी नज़र में। लेकिन सिंध हुकूमत तो ये कह रही है कि उन्हें सिंध की जो गैस है वो दी जाए, वो नहीं चाहते कि उन्हें RLNG या और कुछ भी मतलब नया LPG, वो कह रहे हैं हमें हमारे हिस्से की गैस जो है वो दे। तो सुई सदर्न कंपनी, ये सियासी मसला भी तो बन गया ना, तो अब अगर ये मामला नहीं तय होता और ये इसके लिए नए इकदाम किए जाते तो फिर इसके जो कमी के नताइज हैं वो सार्फिन को ही भुगतने पड़ेंगे, लोगों को ही भुगतने पड़ेंगे। देखिए, सप्लाई कितनी हो सुई सदर्न गैस को, क्या प्राइसिंग हो, और जब शॉर्टेज हो तो उसकी किस तरीके से प्रायोरिटी सेट हो, ये सुई सदर्न गैस की जुरिस्डिक्शन नहीं है। हमें ये दे दिया जाता है, हमें उसको फॉलो करना होता है। सो ये सवाल जो अभी आप कर रही हैं, ये टेक्निकली मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, तो आई वुड नॉट लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट। ठीक है, बिल्कुल ठीक। साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान सुई सदर्न गैस, और हमारे साथ सदर कराची बिजनेस फोरम राशिद सिद्दीकी साहब भी मौजूद थे। राशिद सिद्दीकी साहब तो ये कह रहे थे फरा कि मसाइल हैं और सनत को, जिससे पूरे पाकिस्तान को नुकसान होता है, लेकिन वो मसाइल में नजर भी आते हैं ना। जब जिस ठीक है कि सुई सदन के जो तर्जुमान है वो ज़ाहिर सियासी उसके ऊपर नहीं जवाब दे सकते, मसले की जड़ तो यही है, मसले की जड़ तो यही है कि आप एक इत्तफाक राय ही नहीं कायम कर पा रहे हैं कि लोग सफ़र करते हैं, इवेंचुअली वो कराची के लोग हों या पाकिस्तान के लोग हों, उसके लिए ही पार्लियामान है, उसके लिए ही ये फोरम्स हैं कि आप वहाँ पर बैठें और इन मसाइल का हल निकालें, और इसके नतीजे में अवाम सफ़र ना करे, लेकिन वो हल नहीं निकाला जाता। 17 किलोमीटर की पाइपलाइन हमें बता दी जाती है और दीगर मामलात बता दिए जाते हैं। कुछ अहम इश्यूज और भी हैं, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खुशामदीद
सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और जैसे हमने पाकिस्तान की क़याम के वक्त कहानियाँ सुनी थी और स्टोरी सुनी थी, कुछ उसी तरह की एक दिलखराश वाक़या और कहानी जो है वो अभी हम सब ने सुनी है। और हम सबको उस पर बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है, इसलिए कि भारत हमारा हमसाया मुल्क, ये नफ़रत की जो एक आग लगाई जाती है तो फिर वो ये नहीं देखती कि उसमें अपना पराया मज़हब, रंग, नस्ल, वो सबको अपनी लपेट में ले लेती है। और यही कुछ हालात इस वक्त वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कि जो मज़ालिम है उस पर हिंदू बिरादरी भी चिल्ला उठी है। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल पर पाकिस्तान में मुकीम हिंदू जो है वो सरापा एहतजाज। बिल्कुल, मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जो है ना फरा वो जारी है। और पाकिस्तानी हिंदू कम्यूनिटी ने गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में 4 मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे भी किए थे और भारतीय हाई कमीशन के सामने धरना भी दिया था। सरबरा पाकिस्तान हिंदू काउंसिल डॉक्टर रमेश कुमार भी मुजाहिरीन से यकजहती के इजहार के लिए गए। वो आगे रहे, उन्होंने ओन किया, उन्होंने कहा कि ये मेरा मामला है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने ये मामला उठाना है। और अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का भी ऐलान कर दिया गया। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इसमें ये हम बता दें कि इसमें इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये राजस्थान के जिला जोधपुर में इमिग्रेशन के लिए जो गए थे कई साल पहले, जो भारत मुंतकिल होने वाले पाकिस्तानी हिंदू ख़ानदान के 11 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। और उनकी एक बेटी, एक जो फर्द है उसकी बेटी ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि उसके घर वालों को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हिस्सा ना बनने पर ये कत्ल जो है वो किया जाता है, एजेंट ना बनने पर कत्ल किया गया था। रमेश कुमार साहब, वेलकम सुबह सवेरे पाकिस्तान में। फरमाइएगा सर कि ये इशू बहुत अहम है, जितना आपके लिए उतना तमाम पाकिस्तानी अवाम और कौम के लिए। इसके बारे में क्या क्या कुछ किया जा रहा है और क्या किए जाने का इम्कानात है, क्या इकदाम लेंगे आप? मेरी किसी मुल्क से कोई इशू नहीं है, मैं हमेशा हक और सच की बात करता हूँ। ये 9 अगस्त को ये वाक़या होता है और 10 अगस्त को मेरे पास इनकी फैमिली आ जाती है। 10 अगस्त पे मैं इसको नोटिस में लाया, 1 महीना पहले इसके ऊपर लगाया, फिर 1 हफ्ता लगाया। मुझे ये बताएं कि एक पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर, एक तरफ आप सिटीजन एक्ट के बिल पास करके उनको बेवकूफ बना के आप उनको वेलकम करते हैं, मगर 8 साल तक लोग जो वहाँ पे रहते हैं उनको नेशनलिटी नहीं देते हैं, मगर उनको लॉन्ग टर्म वीजा के ऊपर रख के उनको यूज करना पसंद करते हैं। जब वो यूज होने के लिए पाकिस्तान डैशिंग के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जब वो यूज नहीं होते हैं तो आप इसको इस तरीके से कत्ल कर देते हैं। ये कोई मजहब, कोई धर्म नहीं कहता। बिल्कुल, ये कहाँ से ये सोच पैदा हो गई है कि एक तरफ कश्मीरियों की आवाज को बंद किया जाता है, एक तरफ अल्लाह का घर मिटा के भगवान का घर बनाया जाता है, और एक तरफ जो है वो ऐसे मासूम घरानों को, पूरे खानदानों को तबाह किया जाता है। ये चीजें अब लंबा अरसा नहीं चलेंगी। ये मैं आपको खत्म बताऊं, ये भगवान की तरफ से एक जहमत इनके ऊपर पड़ गई है। वो जहमत आप कोविड की शक्ल में भी देखेंगे क्या आई है, क्योंकि हुक्मरान की जो नीयत होती है, ये हमारे मजहबी, सारे मजहबी किताबों में लिखा हुआ है कि जो हुक्मरान होता है, जो कैप्टन होता है, उसकी नीयत के ऊपर बहुत ज्यादा अंतर होता है कि वो उसका अपना नियत क्या है। रमेश कुमार साहब, ये सिटीजन एक्ट को तो आप बारहा तनकीद हम करते ही रहे हैं कि ये तो वहाँ पर आबादी का तनासुब बदलने का और वहाँ पे हिंदू आबादी बढ़ाने का एक जरिया और तरीका, लेकिन अब ये जो वाक़या हो गया है इसके बारे में क्या हम एक दूसरे के साथ ही अपने अफसोस का, दुख का इजहार करेंगे या दुनिया को भी पता चलेगा कि ये वाक़या, इसको फोरम्स पे उठाया जाएगा? इसके बारे में क्या इक़दाम है जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान को लेने चाहिए, आप लेंगे? आप मेरे ख्याल में जिस वक्त से एंकर बनी है, आप जो है ना मुझे जानती है, मैं हक और सच की आवाज के ऊपर हमेशा जो है वो स्टैंड लेता हूँ और स्टैंड लेके छोड़ नहीं देता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ। आज मैं आपको बताऊं कि मैंने जो संडे के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी मैंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान की जितनी भी बार्स हैं, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, वो भी लीगली इस मेरे मामले में मेरी मदद करें, वो भी आगे आए और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक हमारी अप्रोच होनी चाहिए। हम गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर जो है वो बाउंड करें, हम सुप्रीम कोर्ट को भी रिक्वेस्ट करें, वो लोग, जो एजेंसीज, जो कमिश्नर, जो आरएसएस के लोग जो वहाँ पे हैं, उनके नाम भी मंगवा लिए गए हैं, उनको नाम समेत वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश किया जाए। उनसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल ट्रीटी ये है कि आप खुद उसके सिग्नेटरी हैं कि जहां जिस मुल्क का पासपोर्ट होल्डर होता है उसकी एम्बेसी को आप एक्सेस देते हैं, आप एक्सेस क्यों नहीं दे रहे हैं, एफआईआर कॉपी क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं। मैंने ये जो एहतजाज जो किया यहाँ पे, मैं समझता हूँ 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए
जो है यहाँ पे तकलीफ हुई, मगर मेरे लोगों का 6 घंटे के नोटिस के ऊपर निकलना, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और यहाँ पे जिस जोश के साथ आए कि हम इंडियन हाई कमीशन को खुद जाके बताएंगे, और ये इंडियन न्यूज़पेपर ने, वाशिंगटन पोस्ट ने, BBC ने, जापान न्यूज ने, हर इंटरनेशनल न्यूज ने इसको उठाया कि हिंदू कम्युनिटी के सरपरस्ती आला की सरबराही में एक टॉप लीडर ऑफ हिंदू कम्युनिटी प्रोटेस्ट अगेंस्ट ए हिंदू मेजॉरिटी कंट्री। बिल्कुल ठीक। उनके लिए भी शर्म की बात है कि भाई आपकी पॉलिसियों के खिलाफ जा रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हिंदुइज्म की पॉलिसी क्या है, रामायण क्या सिखाती है, भगवद गीता क्या सिखाती है, गुड ह्यूमन बीइंग सिखाती है। आप किस रास्ते के ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं जल्द जो है एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को इकट्ठा करने जा रहा हूं। सारे डिप्लोमेट्स पाकिस्तान के अंदर जितने हैं, सारी एम्बेसीज, उनके एम्बेसिडर्स, उनके हाई कमीशन, उन सबका सेमिनार बुला के फैक्ट फाइंडिंग उनके सामने रखूंगा कि ये जो चीजें हो रही हैं, क्या ये चीजें इंटरनेशनल कम्युनिटी, ये पाकिस्तान के लिए नहीं, जो ह्यूमन राइट्स के, मैं जिनीवा भी जा रहा हूँ, जिनीवा के अंदर जितने भी ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, उन सारी तंजीमों की आज मैं एड्रेसेस लेके उन सबके पास। ठीक है, लेकिन वो तो कहते हैं कि हमें सलामती काउंसिल का मुस्तकिल रुकन जो है वो बना दिया जाए यूनाइटेड नेशंस का। डॉक्टर साहब, ये भी मामला है कि भारत ने जो कहा कि उन्होंने इसको खुदकुशी का रंग दे दिया था, उस हवाले से भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि हमारे साथ तो चीजें शेयर नहीं की जा रही, भारत के अंदर मामला कैसे चल रहा है, खुदकुशी का रंग दिया गया था। एक चीज तो ये कि कल वहां पे एक हमजा है जो उसी जोधपुर से जो है वो न्यूज के जो अपना जर्नलिस्ट है, उसने इंडियन एक्सप्रेस पे लिखा भी था ये पहले से। कल उसने मुझे फोन किया था, ऑन बोर्ड लिया, क्योंकि हिंदू अखबार ने, जो इंडिया की जो बड़ी बहुत सर्कुलेटेड अखबार है, उसने भी मेरी हेडलाइन वहां पे लगाई। तो कल हमजा ने मुझसे कनेक्ट किया था, 100% मेरी बात से एग्री हुआ। भाई अगर सुसाइड है तो आपको फिर खानदान को एक्सेस देने में हर्ज क्या है? 11 लोग तो बेवकूफ नहीं बनेंगे आपके सुसाइड के चक्कर में। आपकी थोड़ी देर के लिए बात मान जाए, आप एक्सेस दे दें, आप हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमें ऑन बोर्ड रखें, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट दें, हमें उनका चेहरा तक देखने में नहीं दिया गया है। मैं आपको बताऊं, अभी तक ये पता नहीं चला है कि वो 11 लोगों का पोस्टमार्टम करके उनका अग्नि संस्कार भी हो गया है या नहीं हुआ है, क्या हुआ है, ये भी मामला अभी तक फिशी है। अच्छा, कोई चीज का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है, कोई एक्सेस नहीं दी गई है पाकिस्तान को। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर रेजिंग दिस हिंदू कम्युनिटी को नहीं, पूरे पाकिस्तान को और हर इंसान को सरापा एहतजाज होना चाहिए। और दुख की बात है कि किस तरह से, जैसे उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने पहले ही सिटीजन एक्ट मुतारिफ कराया, खुद लोगों को इन्वाइट किया, और फिर आप खुद उन्हें सिक्योर भी नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें नेशनैलिटी भी नहीं दे रहे हैं, और आप उन्हें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं पाकिस्तान दूसरे मुल्क के खिलाफ, और इल्जाम आप दूसरे मुल्कों के ऊपर लगाते हैं। उन्होंने इनकार कर दिया, आपने कहा कि ये खुदकुशी की गई। अफसोसनाक वाकया है, और उम्मीद करते हैं ICJ से जो हिंदू भाई हैं हमारे, उनको इसमें इंसाफ मिलेगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे चलते हैं और फरा हमारे साथ शेयर करेंगी कि हमारे पास कैसा एक इंस्पायरिंग एक बच्चा मौजूद है, और उस बच्चे से भी ज़्यादा वो शख्स हैं जिन्होंने उस बच्चे को उस जगह तक, उस मकाम तक पहुंचाया। मुझे ना इससे वो जो जुगनू और बुलबुल की, एक अल्लामा इकबाल की वो जो है ना एक प्यारी सी पोएम, हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखते हैं जो कई उम्र हमारे इर्द गिर्द, कोई मसवाक बेच रहा होता है, कोई गाड़ी का वाइपर लगा रहा होता है, कोई किताबें पकड़ के खड़ा होता है, कोई खिलौने बेच रहा होता है, कोई कुछ, लेकिन हम उन सब उमैर को देखते हुए, उमैर अली को देखते हुए गुजर जाते हैं। लेकिन ये शेखुपुरा के एक, मेरा ख्याल है कि ये हमारे खुरम, जिन्होंने कि पुलिस में वर्दी पहनी हुई थी, लेकिन उनके अंदर जो एक इंसान है वो उसी तरह से उसने फील किया और इस बच्चे को टेकअप किया। तो हम ये कहानी उन्हीं से सुनते हैं। खुरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। खुरम साहब बताइएगा, उमैर की थोड़ी सी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर दीजिए। आपने उमैर को कब देखा और फिर आपने कब ये फैसला किया कि इसको स्कूल जाना चाहिए, फिर आपने इसको दाखिल भी करवाया स्कूल में?
जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे बतौर स्टेशन हाउस ऑफिसर काम कर रहा हूँ शेखुपुरा में। तो एक दिन रूटीन की पेट्रोलिंग पे निकला तो मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है बिल्कुल 7 साल का, तो वो मसवाक फ़रोख्त कर रहा था, गाड़ियों के पीछे भाग रहा था, कभी इधर जा रहा था उधर जा रहा था। तो मुझे बड़ा लगा कि मैंने कहा कि इस उम्र में ये इतनी मेहनत कर रहा है, मसवाक फ़रोख्त कर रहा है, इसको तो इस उम्र में स्कूल में होना चाहिए, इसके हाथ में किताबें और बैग होना चाहिए। तो मैंने इसको देखते हुए फिर मैंने इसको बुलाया, इसके सारे हालात पूछे, इसके जिस तरह के हमारे मुल्क में हैं अनफॉर्चुनेटली हालात जो हैं फाइनेंशियल लोगों के बहुत मजबूर हैं लोग, और इस वजह से वो अपने बच्चों को काम के लिए भेजते हैं। तो इसके वालिद साहब भी इसी तरह के थे, वो मतलब मसवाक फ़रोख्त करते थे, वो कोई 500-600 रुपया उनको मिल जाता था, कोई ये फ़रोख्त करता था, कोई 200-300 रुपया इसको मिल जाता था। तो इससे ये फिर अपने घर का जो किचन है, जो गुजारा है, वो करते थे। ये बेसिकली स्लम्स में रहने वाला बच्चा है, जो एक कच्ची आबादी है यहाँ पे हमारे पीछे। तो उस दिन से मैंने फिर सोचा कि मुझे एक बच्चे की तो मैं कम से कम जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, तो एक बच्चे को तो मैं स्कूल में इसका एडमिशन करवाऊँ, इसको पढ़ाऊँ। तो इस चीज़ को देख के दूसरा मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, ट्विटर वगैरह, तो वहाँ पे मैंने इसकी स्टोरी भी शेयर की। वहाँ पे भी लोगों ने मुझे मतलब बड़ा उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप कोशिश करें इनको। खुर्रम साहब थैंक यू वेरी मच, इतना ये सारे आपने जो काम किया है उसके लिए हम सब आपके बहुत मशकूर हैं। लेकिन उमैर से ज़रा बात कराइएगा। उमैर अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसा लग रहा है आपको ये स्कूल का? वालेकुम सलाम। स्कूल का बस्ता, स्कूल का यूनिफॉर्म में कैसा लग रहा है? ठीक है आंटी। अच्छा, क्यों नहीं पढ़ रहे थे पहले, क्यों नहीं पढ़ रहे थे? सब कुछ ठीक है। अच्छा तो ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है उमैर, आप बड़े होके क्या बनोगे? अब आप स्कूल आ गए हो, आप क्या सोचते हो बड़े होके क्या बनोगे? बड़ा हो के अफसर बनूंगा। अफसर बनूंगा। कौन सा वाला अफसर? वर्दी वाला अफसर या मतलब डॉक्टर बन के? डॉक्टर भी अफसर ही होता है। पुलिस वाला। आप खुर्रम साहब की तरह जो है ना, खुर्रम साहब से इंस्पायर हुए हैं। ठीक है, कितने बहन भाई हैं उमैर? आप लोग कितने बहन भाई हैं? हाँ जी, 3 भाई 2 बहन। और आप सबसे बड़े हो? हाँ जी। अच्छा, मेरी बहन मेरे से बड़ी है। अच्छा, तो कितने पैसे कमाते थे बेटे? कितने पैसे मिल जाते थे जब मसवाक बेचते थे? 300-200 रुपये भर लेते थे। 300-200 रुपए। अब आप इल्म की दौलत कमा सकेंगे। गुड लक उमैर, आपने बहुत मौका मिला और अब आपने इस मौके को अवेल करना है। और खुर्रम शहजाद साहब जो हैं ये हमारे असल हीरो हैं, और हम देखते हैं इन बच्चों को हम 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए दे के गुजर जाते हैं, लेकिन खुर्रम शहजाद साहब ने जो काम किया है ना कि इस बच्चे को स्कूल दाखिल करवाया। स्पॉन्सर कर लेना बहुत मसला नहीं होगा, लेकिन दिल चाहिए उसके लिए। लेकिन याद रहे कि हुकूमत का फ़र्ज़ है कि तमाम बच्चों को जो है वो स्कूल में, जिनके स्कूल में पढ़ने की एज है, उनको प्राइमरी एजुकेशन तक मुफ्त फराहम की जाए। जो नहीं मिल पा रहा, ये बुनियादी इंसानी हक है और ये हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये कुछ जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स या और ऐसे हमारे डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये उनका हिस्सा है, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है। लेकिन हमारे यहाँ आप सिग्नल्स पे चले जाएँ, आप किसी जगह चले जाएँ, आपको एक बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वहाँ पर नज़र आएंगे जो कि मजबूरियों की वजह से वहाँ पर काम करने में एक चीज, एक ना हमारा माइंडसेट है कि वो जो माँ बाप है ना, वो नहीं चाहते कि बच्चे स्कूल जाएं। अगर उनकी कफालत करने वाला कोई हो जाए तो ऐसे कई उमैर हैं जो स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे। हुकूमत ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसमें बच्चे ऐसे जो कि स्ट्रीट्स में फिरते थे उनको इनकरेज किया गया था। उनके खानदान को 1000 रुपया जो है वो दिया जाता था पर बच्चा, जो कि स्कूल में एनरोल होता था, जिसके बाद स्कूल में एनरोलमेंट्स की तादाद बहुत बढ़ गई थी। गंदम की बोरी दी जाती थी, बच्चा आएगा तो फिर हम आपको आटा देंगे। और इससे जो पेरेंट्स थे वो भी बहुत ज्यादा थे कि हमारा बच्चा जो जा रहा है वो इल्म भी हासिल कर रहा है, तालीम भी हासिल कर रहा है, और जो हम कमाते हैं ना उसको भेज के वो भी हमें मिल रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अब नहीं हमें नज़र आ रहा। और सबसे अहम बात यह है कि तालीम अगर एक घर में है उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि हमारे इर्द गिर्द पूरे मुआशरे में उस तालीम, उस आगही, उस शऊर की रोशनी नहीं फैली हुई, जिसकी वजह से हम देखते हैं जराइम में इजाफा होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो मुख्तलिफ तबकात हैं उनके दरमियान फ़र्क बढ़ता चला जाता है। तो रक्स ये है कि खुर्रम शहजाद बने और खुर्रम शहजाद जैसे हीरो बने और आप कोशिश करें कि अपने मुआशरे को बेहतर करें। एक ब्रेक की जानिब जाना है, वापस आएंगे, स्टे विद अस। सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे
खुशामदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और वो जैसे कहते हैं ना, अली जफर याद आ गया, आज तो वैसे भी हम उनकी बात कर रहे थे, सीटी सजेगी और मैदान सीटी बजेगी, मैदान सजेगा। अब मुझे याद नहीं है पूरा, आप मेरा जहानत उसका गाने का इम्तहान थोड़ी लें। मुझे तो याद आया कि ये एक फीलिंग जो कि हम सब के जहन में है और पाकिस्तान को दोबारा से ये एक्साइटिंग मोमेंट्स देखने नसीब होंगे, इसलिए कि मुल्तान में आज से नेशनल T20 क्रिकेट का मेला सज गया है। और PCB ये वो क्रिकेट बोर्ड है जिसको एक क्रेडिट जाता है कि इस वबा के दौर में, पेंडेमिक के दौर में भी उन्होंने एक बायोसिक्योर एनवायरनमेंट के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट की सरगर्मियां जो है बहाल करने का कोशिश शुरू की है, जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त कदम है। लेकिन हमारे साथ हैं इस हवाले से बातचीत करने के लिए हमारे ज़बरदस्त किस्म के क्रिकेट के तज्ज़िया निगार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, ये जो नेशनल T20 कप है, इस हवाले से कि ये हमारे नए टैलेंट के लिए कितना ज़रूरी है। बेशक बायोसिक्योर माहौल के अंदर हो रहा है, लेकिन हो रहा है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए हमजा, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो नौजवानों के लिए क्योंकि जो टीमें सेलेक्ट हुई उस पर क्वेश्चन मार्क लगे, कुछ प्लेयर्स चले गए, समी असलम नहीं खेल रहे, मोहम्मद इरफान जूनियर नहीं खेल रहे, उसके अलावा रमीज राजा जूनियर नहीं खेल रहे, लेकिन उसके बावजूद ये एक अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि टेलीविजन पर मैचेस लाइव दिखाए जाएंगे और जब भी कोई मैच टीवी पर बराह रास्त दिखाया जाता है तो खिलाड़ी में जो पोटेंशियल होता है, जो टैलेंट होता है, वो लोगों की नजरों में आता है। तो ये एक सुनहरी मौका है नौजवानों के लिए कि वो अच्छा परफॉर्म करें। आइंदा बरस भारत में वर्ल्ड T20 होने जा रहा है, फिर पाकिस्तानी टीम को अभी जो है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ अगले माह नवंबर में, और फिर उसके बाद पाकिस्तान को दिसंबर में न्यूजीलैंड जाना है। तो यंगस्टर्स के लिए मौका है कि अच्छा परफॉर्म करें, लोगों की नजरों में आए और फिर पाकिस्तानी टीम में जगह बनाने में कामयाब हो। इकबाल बेग साहब, जो खिलाड़ी नाराज है जिनका आपने भी जिक्र किया, तो क्या यंगस्टर्स पर बुरा असर नहीं पड़ता कि परफॉर्म करते भी हैं तो टीम में नहीं लिया जाता? ये पाकिस्तान क्रिकेट का हमजा अलमिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह की चीजें होती हैं कि हम मेरिट के बजाय पसंद नापसंद को ज्यादा अहमियत देते हैं। PCB के जो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर है नदीम खान, उन्होंने अभी अब से 2 दिन कबल कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इतराफ किया कि टीमों का जो इंतखाब है उनके कोचेज ने किया है और अपनी मर्जी से किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पसंद नापसंद को उन्होंने तरजीह दी है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इससे नौजवान दिल बर्दाश्ता होते हैं। वो खिलाड़ी जो धूप में किट बैग अपने कंधे पर लटकाए, पसीना बहाकर, इस आस में कि पाकिस्तान की सब्ज कैप अपने सर पर सजाए, और जब उसके साथ ज्यादती होती है तो यकीनन उसका दिल टूट जाता है। अच्छा मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, हम सब बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली आएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और ख़ासतौर पे इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हो, तो तब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मसाइल रहेंगे कि वहाँ पे कहा जाए कि टीम्स का सिलेक्शन जो है वो कोचेज़ ने खुद किया है, या वहाँ पे शायद मतलब मेरिट के ऊपर प्लेयर्स ना खेल सकें। ये तो फिर एक अच्छी बात नहीं होगी अगर इस तरह के मामला अब भी सरफेस होते हैं तो। बिल्कुल फराह, आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया। उसकी वजह ये है कि लोग तवक्को बहुत कर रहे थे, और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब वजीर आजम बनने से पहले वो खुद ये दावा करते थे कि हमारी हुकूमत आने दो, मैं क्रिकेट को सही करूंगा। अब जब उनकी हुकूमत आई, उन्होंने अपने दस्ते रास्त एहसान मानी साहब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया, जो इंग्लैंड से इम्पोर्ट करके लाए वसीम खान को, जो पाकिस्तान में नहीं रहे, उनका कोई तजुर्बा नहीं है पाकिस्तान का। वो इंग्लैंड में 18 काउंटीज हैं, उनमें से एक काउंटी लेस्टरशायर के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है 22 करोड़ की आबादी का क्रिकेट बोर्ड। तो ये दोनों हजरात, इनका कॉम्बिनेशन जब बना तो वो डिलीवर नहीं कर पाया जो लोग तवक्को कर रहे थे। हालांकि मानी साहब 3 बरस तक ICC के सदर रह चुके हैं, लेकिन ICC को चलाना और PCB को चलाना 2 मुख्तलिफ चीजें। तो आपने फरा बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन किया कि एक वजीर आजम के दौर में जो खुद क्रिकेटर है, और दुनिया की तारीख में आज तक कोई टेस्ट क्रिकेटर वजीर आजम नहीं बना, तो इमरान खान साहब को क्रेडिट जाता है कि जब वो वजीर आजम है तो वो क्रिकेट के मामलात को देखें। अब तरी की सूरत हाल है, आप देखें फ्रेंचाइजेज जो है वो अदालतों में जा रही है। जो ब्रॉडकास्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट था PSL के बकिया मैचेस का, वो PCB ने मंसूख कर दिया। फिर उसके बाद कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए बैन राब्ता इन्हें बुलाती है, फिर कौमी असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन्हें बुलाती है, खिलाड़ी नाराज हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिकेट के मामलात दुरुस्त संप में नहीं जा रहे, जिसका नोटिस लेना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रन इन चीफ भी है वजीर आजम इमरान खान। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, तो ये जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट वाला फैसला भी वजीर आजम साहब ने खुद किया है, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या इससे टैलेंट कम सामने नहीं आएगा? ये हमजा बिल्कुल, ये देखें अब आप पाकिस्तान बोर्ड ने सिर्फ 192 क्रिकेटर्स खेलेंगे। जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती थी तकरीबन 900 से ज्यादा क्रिकेटर्स थे। 192 क्रिकेटर्स, क्रिकेट जो है वो क्रिकेटर्स सुकड़ गए हैं, यानी कि क्रिकेट सुकड़ गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अब यहाँ तनख्वाह दे रहे हैं आप
क्या पता अगले साल किसी खिलाड़ी को कॉन्ट्रैक्ट मिले ना मिले। और इदारों में ये था कि मेडिकल भी उनको मिलता था, उनकी फैसिलिटीज थी। अब देखें कोई वो सुजुकी चला रहा है तो कोई डिलीवरी बॉय बन गया है, लड़के बड़े दिल बर्दाश्ता हो गए। ये पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के नुक्ते निगाह से बड़ी खतरनाक बात है कि हमने ऐसा टैलेंट दिया है दुनिया में कि सड़कों गलियों से खिलाड़ी आए और उन्होंने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। मेरे ख्याल में जानिब इन्हें सोचना पड़ेगा, ये पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही के सिवा और कुछ भी नहीं है। अच्छा, किस टीम को यू लुक फॉरवर्ड टू ये नेशनल T20 क्रिकेट मेला में? अगर मैं कहूँ कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कौन सा प्लेयर है जिसको आप समझते हैं कि ये एक शाइनिंग स्टार इन द मेकिंग? देखिए फराह, मेरी जो फेवरेट टीम है जो ऑन पेपर मुझे मजबूत नजर आती है वो खैबर पख्तूनख्वा की टीम है कि जिसमें बड़े प्लेयर्स हैं, टॉप के प्लेयर्स हैं और उसमें पोटेंशियल भी बहुत है। मोहम्मद रिजवान उसके कप्तान है, अभी उन्होंने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड हासिल किया। लेकिन ये T20 क्रिकेट है तो खैबर पख्तूनख्वा की टीम ऐसी है। और एक लड़का जिसको मैं देख रहा हूँ, जीशान अशरफ उसका नाम है, विकेट कीपर बैट्समैन है, मुल्तान सुल्तान से वो खेला था PSL में जो इस साल हुई थी, उसमें बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा खुल के खेलता है। तो देखें अब इस जो T20 कप में वो अच्छा परफॉर्म करे और सेलेक्टर्स की तवज्जो का मरकज बने। बहुत शुक्रिया इकबाल बेग साहब, थैंक यू वेरी मच। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको मुलाकात करवाऊंगी लकीर के फकीर से, जो लकीर के फकीर हैं नहीं लेकिन वो कहते हैं कि वो लकीर के फकीर हैं। सो वेरी जिसे कहते हैं टैलेंटेड एंड इंस्पायरिंग हस्बैंड एंड वाइफ मेरे साथ हैं। मरियम साहिबा FC कॉलेज में प्रोफेसर हैं और शम्स साहब जो कि पायलट हैं। एक्स पायलट भी होता है जी, एक्स पायलट। Shams actually has a thing. He says once a fighter pilot, always a fighter pilot, and all the fighter pilots out there will understand what he's saying. लेकिन वो इसका एक but we are so proud to be from this country. मरियम और शम्स हमें पता लगा कि आप प्यार और मोहब्बत वाले जो गीत हैं जो हम सुनते हैं या हम सुनना चाहते हैं ना, लोग सुनते हैं, बचपन से सुनते चले आते हैं, आप वैसे गीत जो है, वैसे नगमे जो है, वैसे गाने नहीं गाते। किस किस्म के गाने हैं जो आप लोग गाते हैं? हम लोग मेनली माशरती इश्यूज़ के ऊपर, सोशल इश्यूज़, कल्चरल जो, एंड स्पेशली द वंस दैट आर एसोसिएटेड विद आवर कंट्री एंड आवर कल्चर विच इंक्लूड्स एवरीवन। और मैं और मरियम बहुत फॉर्चुनेट रहे हुए हैं, एक दोनों आर्मी बैकग्राउंड से, हमारे दोनों के वालिदैन आर्मी में थे, जिसकी वजह से हम पूरा पाकिस्तान घूमे हुए। हमने 10वीं तक, मेरे ख्याल मेरे तो 11 स्कूल हैं, आई एम श्योर मरियम के भी 9-10 स्कूल तो कम से कम होंगे, जिसमें हम स्कर्दू में स्कूलों में पढ़े हुए, हम कराची में भी। तो ग्रोइंग अप वी सॉ ऑल दिस एंड राइट नाउ टेकिंग अप म्यूजिक इन आवर 40s, हम लोग वी आर नॉट लाइक द यंग वंस जो कि प्यार डिस्कवर कर रहे थे। हम वो जो डिस्कवर करके 6 बच्चे कर चुके हैं अभी, एंड वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द सोशल इश्यूज। आई एम गोइंग टू डिसएग्री विद हिम। मुझे प्यार से बहुत डर लगता है और लिखना, प्यार के ऊपर लिखना मेरा ख्याल से एक बहुत ब्रेव काम है और बहुत मुश्किल काम है, सही प्यार के ऊपर सही शायरी करना। मुझे ये भी लगता है कि प्यार के ना चक्कर में हमने बहुत सारे लोगों को खराब भी किया हुआ है। हाँ, बस एक रॉन्ग पिक्चर ऑफ व्हाट रोमांस इज, फॉर एग्जांपल दैट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन एक्चुअली आप दोनों माशाल्लाह एक कामयाब जिंदगी गुजारे, कोशिश कर रहे हैं। ये बोल कलब आज़ाद हैं तेरे और ये सब चीज़ें हमें इनकलाबी शायरी, इनकलाबी सोच हमेशा से सुनने को देखने को मिलती थी। हम लोग अपने आप को फिर अभी जब हम लोगों ने ये चीज़ स्टार्ट की तो हमने डिसाइड किया कि हम हैं क्या। तो वी डिसाइडेड कि हम लोग हैं सिंगिंग पोएट्स। डेफिनेटली हमारे जो वर्ड्स हैं, जब हम किसी और की आवाज़ में सुनते हैं, हमसे लोगों ने कहा कि आपके गाना हम ख़रीद के तो हम बना लेते, प्रोड्यूस कर लेते, एंड वी रियलाइज कि नो, दे आर लाइक आवर बेबीज। माशाल्लाह हमारे 6 बच्चे और एक आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है इस वक्त। सो कहीं से भी आप लकीर के फकीर, मतलब नहीं, एक्चुअली हम हैं लकीर उसके पीछे आइडिया क्या है वो जरा? नाम के पीछे आइडिया ये है कि वी आर ट्राइंग टू बी एवरीथिंग बट लकीर के फकीर। लेकिन हम and we are trying to tell people also कि stop being लकीर का फकीर and making them understand what लकीर का फकीर is. We are not trying to tell anyone. I am just trying to tell us कि हम सब एक ही जैसे लोग। Can we request कलाम शायर बज़ुबान शायर then? Yes. Should we do our own? हम अपना कुछ करेंगे या कोई कवर करेंगे? So we are going to sing this song which recently came in a web series. चुड़ैल्स आप लोगों ने अगर देखा है तो उसमें उन्होंने उसको यूज़ किया है। उसके अंदर है हमारा गाना मिट्ठू दोंदा। मिट्ठू दोंदा is about intellectual dishonesty, जिसको उर्दू में कहेंगे दानिशवराना बददियांती। दानिशवराना बददियांती, knowing something is wrong
and then ultimately getting to that position and doing the same thing again, which has been happening to us historically. बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे आपसे। तो इसके जो 2 स्टैंडर्स हैं वो 2 लोगों की बात कर रहे हैं। अगेन हम लोग ये भी बिलीव करते हैं कि एक ही इंसान में वो 2 पहलू होते हैं। इट हैज़ कोई बेयरिंग नहीं है कि हमारे पास इनकम कितनी है और हम कितने फॉर्चुनेट हैं, लेकिन जब हमने उधर डिसेंड करना होता है बस अब हम सुनेंगे, अब हम गाना गाएंगे। असल में मैंने बहुत दिनों से ऑनलाइन ही क्लास पढ़ा रही हूँ तो इसलिए जब मैनू बचेगी कोई मैनू बचेगी मैं अपे नू बुलावांगा ओवानों नू दसेगा कि ओ टिके बुल्ले सरात दा जब मैनू बचेगी कोई मैनू बचेगी अपे नू बुलावांगा ओवानों नू दसेगा कि ओ मिट्टू तोंदा एन्ना रोंदा अम्मा अब्बा भैन भरावा की पे होंदे ने ओनू रोटी थोड़ी बोटी जो भी मिलने ना भी मिलने ते सो जांदे ने अल्लाह चुकेगा जे मेरा पुछेगा मैं नच के विखावांगा ओई ये ठेकेदार वड्डा परवरदिगार कुल कायनात दा कसीर हकीर लकीर फकीर हकीर कसीर लकीर फकीर। बस वापस आता हूँ जी। अच्छा ये दिस वाज लकीर के फकीर। बाकी प्लीज गो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। लकीर के फकीर पे आप जाएं, YouTube पे हमारे और भी गाने हम अपनी मार्केटिंग जो है खुद ही मैनेज करते हैं। आप बहुत अच्छी कर रहे हैं और हमें पता लग रहा है कि स्टूडेंट्स को आप पढ़ाती नहीं हैं। कौन क्या करता है, कौन गाना लिखता है, कौन उसको नोक पलट सीधी करता है। सबसे पहले आई कम अप विद अ रिफ जैसे इसकी ये है, उसके बाद फिर एक मेलोडी दिमाग में आ जाती है, आमद सी होती है जैसे आर्टिस्टों को नहीं होती, तो एक आमद होती है। उसके बाद मैं और मरियम बैठते हैं, मैं इसको वो सुनाता हूँ। सबसे पहले मैं प्रूव करवाते हैं छोटे बच्चों से मेलोडी उनके सामने। हमारे पास सॉरी टू कट यू 40 सेकंड्स है हमारे पास, कुछ और आप 40 सेकंड्स में हमें और ऑडियंस को सुना सकें। अच्छा मरियम का फेवरेट है। आई वी लव दिस सॉन्ग। तेरी वादी वादी घूमूं तेरा कोना कोना चूमूं तेरी वादी वादी घूमूं तेरा कोना कोना चूमूं तू मेरा दिल भर जा तू मेरा दिल भर जा तू मेरा पाकिस्तान तू मेरा दिल भर जा तू मेरा पाकिस्तान। बिल्कुल जी, तू मेरा जान तू मेरा पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। आप लोग हैं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, स्टे सेफ एज वेल। एंड वी हैव गिवन यू मास्क। ये मास्क हमारे पास हैं और मास्क लगाएं और हमें इजाजत दीजिए। आज के शो से कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। हैव अ गुड डे।